हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं, आगे बोलूं या नहीं चलो बोल देते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर जो भी है, पर ये लास्ट लेक्चर है। हाँ सर, लास्ट लेक्चर है। अरे मज़ा आ गया सुन के, बहुत खुशी हो रही सर। सर खुद खुशी हो रही है। लास्ट लेक्चर है सर, बहुत पढ़ लिया सर, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अभी तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी जैसे 15-16 चैप्टर हैं टोटल, है ना। पर इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ना, मज़ा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जीत पांचाल और आप पढ़ रहे हो अभी एक खूबसूरत सा लेक्चर केमिस्ट्री का। और आज हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक है हमारा हेनरीज लॉ, है ना, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे विलेयता। तो हम दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। विलेयता एक है सोल्यूबिलिटी, सेकेंड है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल्यूबिलिटी पे कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ठीक है, विलेयता क्या होती है। हमने कई बार बोला है कि ये गैस इसमें विलेय है ना, इस विलायक के अंदर ये विलेय है। तो विलेय जो चीज़ होती है उस क्रिया को बोलते हैं हम विलेयता, है ना, सोल्यूबिलिटी। तो ये जो विलेयता होती है इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो विलेयता का मतलब ये है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर ये हमारा जो विलायक है, ये हमारा जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो विलेय पदार्थ हैं वो आसानी से, है ना, बिना टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज किए गए एट ए गिवन टेम्परेचर या जो रूम टेम्परेचर था उस पर कितना इसमें मैक्सिमम अधिकतम डिसोल्व हो सकता, अधिकतम, है ना। आपको याद हो तो हमने सबसे पहले विलयनों के प्रकार पढ़े थे, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, मतलब एक सीमा तक हम उसमें कोई भी विलेय पदार्थ तो उसको डिसोल्व कर सकते हैं, उसको घोल सकते हैं, है ना। तो ये घोलने की क्षमता, इस विलायक में कितनी क्षमता है ना, ताकि ये कितना विलेय इसमें अंदर घोला जा सकता है, कितना विलेय इसके अंदर डिसोल्व किया जा सकता है, इसकी कैपेसिटी। वहाँ जाके भाई हम कहते हैं ना, हम कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं ना, तो हम 2-4 कैपेसिटी होती है कि हम 2-4 गुलाब जामुन खा लेते, तो उसके बाद हाँ मस्त मज़ा आ गया, अब नहीं खा सकते। तो यहाँ पर भी जो विलायक है उसकी भी एक कैपेसिटी है, ये विलेय को कितना डिसोल्व कर सकता है ना, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज किए बिना ये कितना डिसोल्व कर सकता है। वरना टेम्परेचर बढ़ा के हमको इसको और घोल सकते हैं, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसको और ज़्यादा घोला जा सकता है ना, या प्रेशर बढ़ा के घोला जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बेटा विलेयता, है ना, सोल्युबिलिटी, है ना। मैक्सिमम कितना हम इसके अंदर डिसोल्व कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम एक सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना, इन लिक्विड। गैसों की द्रवों में विलेयता, मतलब गैस जो होती हैं, गैस वो लिक्विड के अंदर क्या डिसोल्व हो सकती है ना, क्या घुल सकती है। विचार करिए थोड़ा, घुल सकती है, नहीं घुल सकती है ना, घुल सकती है ना। जैसे कि बहुत सारी गैसें घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जल के अंदर घुली रहती है, नाइट्रोजन घुली रहती है, तो घुल सकती है ना। तो आज हम डिस्कस करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, है ना, क्वेश्चन बना लो, इसका क्वेश्चन बना लीजिए, पहले इसका क्वेश्चन बना लीजिए, विलेयता किसे कहते हैं, है ना। नोट्स में आपको सेंड कर दूँ, उसमें से आपको अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाएगी, है ना, बहुत ही छोटी सी, कम शब्दों में। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के अंदर किसी गैस को हम किस प्रकार से विलेय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो विलेय है वो क्या है,
गैस है, कोई सी भी एक गैस है। सर गैस को कैसे विलय करेंगे, उसको पकड़ के पुचुक डालेंगे तो निकल जाएगी, है ना। तो इसको प्रेशर लगा के या किसी और तरीके से हम करते हैं, है ना। वही करने के लिए आप सबको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और इसी पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, मतलब चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैस इसमें डिसोल्व हो जाती है, गैस, है ना, प्रेशर लगा कर हम इसको डिसोल्व करेंगे, है ना, प्रेशर लगा के या नॉर्मल टेम्परेचर पे, या वायुमंडलीय दाब, हमारे ऊपर क्या होता है, वायुमंडल का एक दाब होता है, प्रेशर होता है ऑलरेडी, है ना। तो वो गैस को लिक्विड में डिसोल्व करता है ना। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैस में डिसोल्व उसमें रहती है ना, जो उसको सेचुरेटेड बनाती है, संतृप्त बनाती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट मानेंगे, इसको एक यूनिट मान लिया हमने, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसमें हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यदि कोई गैस डिसोल्व करते हैं, है ना, कोई गैस डिसोल्व करते हैं, है ना, 1 घन सेंटीमीटर हमने विलायक लिया और उसके अंदर 1 घन सेंटीमीटर हमने क्या किया, एक गैस डिसोल्व करी, है ना, एक गैस कोई सी भी डिसोल्व करी विलय के रूप में, और एक संतृप्त विलयन बनाया, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, आ रहा समझ में। 1 घन सेंटीमीटर हमने गैस ली और 1 घन सेंटीमीटर, है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने जो विलायक लिया, उस विलायक के अंदर जो हम गैस डिसोल्व कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक संतृप्त विलयन बना रहे हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही क्या कहलाएगी, जो विलयन बनेगा यही क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगी। किसकी, गैसों की विलेयता कहलाएगी, गैसों की विलेयता कहलाएगी। इसकी एक डेफिनेशन है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो दिए हुए ताप यानी किसी भी टेम्परेचर, दिए हुए ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है। गैस की विलेयता अथवा अवशोषणांक गुणांक, है ना, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है ना। इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसकी सिंपल से एक डेफिनेशन है कि 1 घन सेंटीमीटर हमें विलायक लेना है और 1 घन सेंटीमीटर उसमें गैस को डिसोल्व करना है और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उस गैस की विलेयता कहलाएगी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर गैस को डिसोल्व कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब ये जो विलेयता है, जो सोल्युबिलिटी है, किन किन के ऊपर डिपेंड करती है ना। इसके कौन कौन इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, इसके फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, है ना, द्रवों के अंदर गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, विलायकों की प्रकृति, तो ये विलायक का भी एक नेचर होता है ना। किसी किसी विलायक के अंदर गैस ज्यादा डिसोल्व होती है तो किसी किसी के अंदर कम डिसोल्व होती है, तो विलायक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पहला, है ना, कोई विलायक होता है जो गैस को अच्छे से डिसोल्व कर लेता है ना, कोई नहीं करता है। तो विलायक के नेचर को, किस प्रकार का विलायक है, वो भी इसको इफेक्ट डालता है, वो भी इसको प्रभावित करता है। दूसरा जो है वो टेम्परेचर है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना, सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है ना, घटती है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे, देखिए मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम पानी गर्म कर रहे हैं ना, हम पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी के अंदर गैस है ना, कौन सी, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना, ये और भी कोई गैस, नाइट्रोजन गैस हो सकती है। जैसे हम इसको गर्म करते हैं,
अभी तो ये घुली हुई ठंडा है पानी, ये पानी ठंडा है तो इसके अंदर घुली हुई है। अगर इसको हम हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, गैस बाहर निकलने लग जाएगी, मतलब उसकी विलेयता कम हो रही है। पहले विलेयता थी इसकी, इसलिए वो इसके अंदर घुली हुई थी, लेकिन हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो विलेयता कम होने लग गई। तो इसका सीधा तात्पर्य क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी मतलब विलेयता क्या होती है, घटती है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर हमें विलेयता घटानी है तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और यदि विलेयता बढ़ानी है तो टेम्परेचर को कम कर देंगे, है ना, उसको ठंडा कर देंगे। तो दूसरा ये कारण है, ये कारण है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेशर है ना, जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं ज्यादा, प्रेशर। चलिए प्रेशर पे बात करते हैं, है ना, इसको क्लीन कर दो। चलिए, यदि कोई कंटेनर है हमारे पास में, है ना, जिसके अंदर क्या है, कोई भी सॉल्वेंट भरा हुआ है, कोई सा भी एक सॉल्वेंट भरा हुआ है। अगर मैं इसमें कोई गैस डालूं, है ना, 2 मिनट इसको यहां से बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, एक अच्छा सा बढ़िया सा, है ना, एक डिब्बा बना देते हैं, डिब्बा बना दो सर, ठीक है। और इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ से गैस एक प्रेशर देते हैं ना, गैस डालते हैं इसमें, है ना, जो भी गैस इसमें डिजोल्व करने वो गैस डालते हैं, लेकिन हाईली प्रेशर के साथ में डालते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि प्रेशर यदि हम बढ़ाएंगे, प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले तक ये कहाँ पर, ये जो खाली जगह यहाँ पर इकट्ठे होंगे, है ना, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर इकट्ठे होंगे, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, है ना, प्रेशर ऊपर से बढ़ाया जा रहा है। अब क्या होगा कि ये गैस के अणु जो होंगे वो लिक्विड के अंदर घुसने लग जाएंगे, है ना, इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या, जो प्रेशर है ना, प्रेशर जो है सोल्यूबिलिटी के समानुपाती होता है। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, मतलब दाब, प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो दाब बढ़ेगा, है ना, जो दाब बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होती है, गैस ज़्यादा अंदर घुस जाएगी और उसकी जो विलेयता है, जितनी गैस अंदर घुलेगी उसकी विलेयता बढ़ेगी, है ना, जितनी गैस अंदर घुलेगी उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लीजिए, एक क्वेश्चन बना लीजिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को परिभाषित कीजिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को परिभाषित कीजिए, तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। इसका आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा एज ए नोट्स में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से एक नया टॉपिक बनाते हैं जिसको हम हेनरी का नियम कहते हैं। जो हेनरी साहब थे, हेनरी जो सर थे, उन्होंने लिक्विड और गैस के बीच में जो प्रेशर की वजह से विलेयता हो रही है, लिक्विड और गैस के बीच में प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, उसके संबंध में एक नियम दिया था, उसके संबंध में, है ना, इस प्रेशर को लेकर कि भाई प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं उसमें क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसका एक दैनिक एग्जांपल दूं मैं आपको, आपने कभी सॉफ्ट ड्रिंक पी है ना, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि थम्स अप, कोको कोला और ये जनरली, उसका जैसे हम ढक्कन उठाते हैं तो एक फुश करके हवा निकलती है ना, फुश करके हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जब हवा भरी गई थी, प्रेशर लगा दिया था और ढक्कन को बंद कर दिया था, तो वो जो गैस थी वो अभी कहाँ थी, है ना, उस लिक्विड के अंदर घुसी हुई थी, लिक्विड के अंदर घुसी हुई। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, जैसे आपने ढक्कन खोला तो ढक्कन खोलने पर क्या हुआ, उसका प्रेशर क्या होगा, कम हुआ और वो गैस निकल गई, उसकी सॉल्युबिलिटी अब वो अंदर घुलित नहीं है, अब वो बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रेशर हटा दिया, ढक्कन हटाकर प्रेशर को कम कर दिया, ठीक है ना। इसका आंसर आप लिख लेना, ठीक है, आपको नोट्स में सेंड कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, हेनरी के नियम को समझाइए, हेनरी के नियम को समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए,
तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, इसको क्लीन कर दें, इसको क्लीन कर दें। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं और बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ के बारे में तो हेनरी सन ने, है ना, इसको पहले डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लेते हैं। यहां पर जितना प्रेशर गैस का होगा, प्रेशर ऑफ गैस मतलब जितना प्रेशर होगा, है ना, जितना प्रेशर होगा किसका, गैस का जितना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर होगा उसकी इसकी विलेयता बढ़ेगी। मतलब विलेयता और एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। विलेयता और एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर, एक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, है ना, कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, है ना, गैस के दाब के समानुपाती होती। गैस का जो दाब है, गैस का दाब जितना ज्यादा होगा, है ना, जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी बढ़ेगी, है ना। यही बात बोली थी हेनरी सन ने। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम हेडिंग डालिए और डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको बुक्स में जो मिलेगा, जो नोट्स में मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। इसको मैं इजी तरीके से लिखवा देता हूँ। लिखिए, विलायक में गैसों की विलेयता को, विलायक में गैसों की विलेयता को समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार फिर आप चेंज करके इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है, फिर आप चेंज करके इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है ना। मैं पंखा चालू कर लेता हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। इन्वर्टेड कॉमे में लिखना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, कॉमा, गैस के दाब के समानुपाती होती हैं, गैस के दाब के समानुपाती होती हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, है ना। फिर आप चेंज करके हेडिंग डालिए हेनरी के नियम का गणितीय रूप, हेनरी के नियम का गणितीय रूप, हेनरी के नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप। ये हेडिंग डालने के बाद में लिखिए, ये हेडिंग डालने के बाद में लिखिए, माना कि गैस की मात्रा m ग्राम है, माना कि गैस की मात्रा m ग्राम है ना, m ग्राम मान लेते हैं, कोई सी भी है, ठीक है। तब क्या होगा, m किसके समानुपाती होगा, p के समानुपाती। मतलब प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतनी m की मात्रा बढ़ेगी, मतलब उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी, है ना। ये हमारी गैस है, इसको हमने गैस मान लिया, है ना। इतने ग्राम गैस डिसोल्व है, तो गैस कितने ग्राम घुलेगी अंदर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर के समानुपाती है, प्रेशर के समानुपाती है, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ पर हम k मान लेते हैं, है ना, इंटू p। तो k इज इक्वल टू या m अपॉन p इज इक्वल टू k। एक तो हमारी ये इक्वेशन है। इस प्रकार से हम इसको हेनरी के नियम को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं कि किसी गैस का द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। अब यदि मैं इसको m ना मानकर इसको मोल फ्रैक्शन मान लूँ, है ना, मोल फ्रैक्शन मान लूँ, मोल फ्रैक्शन मान लूँ, है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, टोटल जो सॉल्यूशन होता है, टोटल जो सॉल्यूशन है उसको एक मान लेता हूँ। एक में यदि गैस की वैल्यू ज़्यादा है ना, मतलब 0.5
ये हैं या 0.8 ये हैं और 0.2 ये हैं, है ना। तो जितने मोल गैस के होंगे, है ना, जितने मोल गैस के होंगे, है ना। अब इसको ऐसे भी समझते हैं ना, दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका तो आपने समझ लिया है, दूसरा तरीका समझ लीजिए। जितने मोल गैस के इस अंदर हैं, किसके अंदर है, ये घुली हुई है गैस, मतलब जितनी मात्रा, जितने मोल इसके अंदर है ना। मोल फ्रैक्शन मतलब गैस के मोल, है ना। गैस के मोल मतलब गैस की वही मात्रा, ग्राम को मोल में हमने बोल दिया, जितने ग्राम होगा मतलब जितने मोल होगा, जितने मोल होगा मतलब जितने मोल फ्रैक्शन होंगे। तो जितने मोल फ्रैक्शन गैस के होंगे लिक्विड के अंदर, उतना प्रेशर यहाँ लगेगा। कहाँ देखिए, सतह पर, सतह पर उतना ही प्रेशर लगेगा, है ना। उतना प्रेशर यहाँ पर लगेगा, उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा। जितने मोल घुले होंगे, मोल फ्रैक्शन जितना होगा किसका, गैस का, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड मतलब लिक्विड के अंदर जितने मोल फ्रैक्शन गैस के होंगे, उतना प्रेशर यहाँ पर सतह लगा। देखिए पहला जो है वो क्या है कि जितना प्रेशर लगेगा उतनी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। ये पहला तरीका है इसको समझाने का। दूसरा ये है कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड होगा, मतलब लिक्विड के अंदर जितने मोल फ्रैक्शन गैस के घुले होंगे, उतना ही प्रेशर वो ऊपर लगाएगा जाने के लिए, उतना ही प्रेशर ऊपर लगाएगा, मतलब सतह पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फिर आप चेंज करके लिखिए, यदि विलियन में, है ना, एक दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। यदि विलियन में गैस के मोल प्रभाज को उसकी विलेयता माना जाए, उसकी विलेयता माना जाए तो हेनरी के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो हेनरी के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। फिर आप चेंज करके लिखिए, किसी विलियन में गैस का मोल प्रभाज, इन्वर्टेड कॉमे में लिखना है, किसी विलियन में गैस का मोल प्रभाज उस विलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से गणितीय रूप में लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, किसके मोल फ्रैक्शन इसके अंदर घुला होगा, किसका, गैस का, इन लिक्विड, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी गैस घुलेगी, है ना। दोनों तरीके से। तो पहला तरीका ये है कि जितनी गैस की मात्रा, जितनी प्रेशर बढ़ेगा उतनी मात्रा घुलेगी, है ना। या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं, जितनी मात्रा घुलेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा, है ना। कान इस हाथ बोलते हैं ना कि कान इस हाथ से पकड़ो इस हाथ से पकड़ो बराबर होता है ना। तो वही कहानी यहाँ पर हो रही है ना। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद में P समानुपाती, है ना, एक से बोल सकते हैं इसको जीटा ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन। ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ गैस इज लिक्विड। या हम इसको, ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर ये लग जाएगा P = KH, और ये आपका जीटा ऑफ गैस इन लिक्विड, ये लिखना है ना। इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। जहां वेयर, है ना, P क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हम बात करते हैं KH की, तो KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक है ना। उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया है। आप भी कुछ अच्छा कीजिए तो आपका भी नाम आएगा यहाँ पर, है ना। आपका भी एक नाम आएगा यहाँ पर, आपका नाम आ सकता है, ठीक है। अर्जुन आ सकता है, आशीष आ सकता है, नागेश्वर आ सकता है, दशरथ आ सकता है ना। अर्जुन स्थिरांक ऐसा नाम आ सकता है ना। गर्ल्स का भी ले लेते हैं, वरना बोले कि हमारा नाम लिया सर ने, है ना। तो यहाँ पे मंजू, दीपिका, शिवानी, है ना, निकिता, प्रियंका और बाकी ममता, डोली, सभी का नाम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट लिया है।
कुछ बच गए क्या? कुछ बच गए क्या बच्चे? रितिका बच गई है ना? लास्ट लेक्चर है, इसमें सभी के नाम ले लेते हैं, है ना? संजना बच गई है, लक्ष्मी बच गई है, तो ये सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर KH हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, क्लियर? दैट्स क्लियर? यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ गैसों के लिए जल में जो KH का जो मान है ना, उसको आप नोट कर लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए। चलिए धीरे 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 टॉपिक को समझना है और फिर भूल जाना है, भूल मत जाना। चलिए, कुछ गैसों के लिए है ना एक टेबल बनाएंगे अच्छी सी खूबसूरत सी। कुछ गैसों के लिए जल में KH का मान है ना, ये मान किस पे ले रहे हैं हम? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले रहे हैं, है ना? KH मतलब क्या है? हेनरी स्थिरांक। देखिए KH का मान किस प्रकार से सोलिबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा वो हम समझने के लिए टेबल बना रहे हैं। हल्की हल्की बारिश होने लग गई है, ये गैस है, नया गैस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर KH के वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना? तो हीलियम ले लेते हैं, है ना? हाइड्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हीलियम का आता है 144 और इसका है 69.16, 144 और पॉइंट में है 97। नाइट्रोजन का जो है वो 76.48 और ऑक्सीजन का है वो 34.86। ठीक है, तो देखिए जितना KH का मान ज़्यादा होगा, है ना, ये जो है हीलियम है ये इनसोल्यूबल है, अघुलित है ना, इनसोल्यूबल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल होती है, ये भी आपकी सोल्यूबल होती है ना, और ये हाईली सोल्यूबल होती है ना, ये अघुलित होती है। क्योंकि देखिए KH का जो मान है वो बहुत ज़्यादा है ना। ऑक्सीजन पानी के अंदर अच्छी घुल सकती है। हम बात कर रहे हैं जल में गैसों की विलेयता की, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरीके से घुली होती है, क्योंकि यहाँ पर KH की मान कम है। तो जितना KH का मान कम होगा उतनी गैस अच्छी घुल पाएगी, है ना। यहाँ पर 144.97 है, तो ये इनसोल्यूबल है। कौन? हीलियम इनसोल्यूबल है ना, बहुत ही हल्की गैस होती है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप ये टेबल बनाने के बाद में नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला लिखिए KH का मान बढ़ने पर है ना, बढ़ने पर विलेयता कम होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, तापमान बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है, और KH का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? विलेयता कम होगी, और विलेयता कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़े। कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी। इसलिए जो जलीय जंतु होते हैं, है ना, वो जलीय जंतु जो जल में रहते हैं वो ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो ज़्यादा घुलेगी, है ना। उनको ऑक्सीजन चाहिए, सभी जंतुओं को ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो जितना ठंडा पानी होगा, जितना पानी का टेम्परेचर कम होगा, उतना क्या होगा? गैस अच्छी घुल जाएगी। इसलिए उनको गर्म पानी में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ना। तो एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं किसमें? कोल्ड वाटर में, है ना। आप यहाँ पे तीसरी लाइन भी लिख सकते हैं, जलीय जंतु ठंडे पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो समझने के लिए, है ना। कंफर्टेबल होता है। क्यों कंफर्टेबल होता है? क्योंकि देखिए टेम्परेचर, अगर पानी का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ
है ना। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो सोलिबिलिटी कम होगी, सोलिबिलिटी कम होगी मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, इसलिए वो ठंडे पानी में जाएंगे, है ना, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ ये नोट कर लिया। उसके बाद में हमें एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग कहाँ यूज़ होते हैं, हेनरी के लॉ कहाँ पर ज़्यादा इसके उपयोग किए जाते हैं, सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है ना। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए, है ना, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। और नंबर 1 लिखिए, कार्बोनेटेड शीतल पेय के उत्पादन में, कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, है ना, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाए जाते हैं वहाँ पर ये नियम लागू होता है ना। किस प्रकार से लागू होता है कि जब हम ये बोतल जब बनाई जाती है ना, जो हम लाते हैं मार्केट से, बाज़ार से, अच्छी माज़ा की नहीं, हम बात कर रहे स्प्राइट की, है ना, स्प्राइट की, स्प्राइट पीनी है ना आपको, चलो स्प्राइट अच्छी सी बोतल काई की भी हो सकती है इसकी, इसलिए इसको पीने का नहीं है, सिर्फ समझने का है। चलिए, इसके अंदर क्या होता है, जब इसको पैक किया जाता है तब हायर प्रेशर के साथ में इसके अंदर एक गैस मतलब कार्बोनेट सोडा मिलाया जाता है ना, सोडा मिलाया जाता है। इनो देखा, इनो को जैसे अपन ग्लास में डालते हैं ना, इनो के एग्जांपल से समझते हैं, इनो को डालते हैं तो उसमें कार्बोनेट होता है, कार्बन जैसे अंदर जाता है और CO2 गैस बनाता है और बाहर आती है, बुलबुले आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, जब इसको पैक किया जाता है इसमें सोडा मिलाया जाता है, सोडा अंदर जाके क्या होता है CO2 बनाता है, लेकिन CO2 क्या होती है इसके अंदर डिजोल्व रहती है, क्योंकि हायर प्रेशर ऊपर से लगा दिया जाता है। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो ये प्रेशर करके बाहर निकल जाता है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम होगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले इसमें घुली हुई थी, अब वो घुलेगी ना, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो पहला इसका उपयोग यहाँ होता है, इसका थ्योरी जो भी है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, पहले उसको समझ लीजिए। दूसरा जो उपयोग होता है गहरे समुद्र में सांस लेने में, नंबर 2, गहरे समुद्र में श्वास लेने में, इसके जस्ट उल्टी कहानी है ना, उसको समझते हैं। जो समुद्र में सी डाइविंग करते हैं ना, समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, है ना, गोताखोर होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गहराई में हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गहराई में यो यहाँ पर है ना, ये गोताखोर यहाँ पे तैर रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ना, तैर रहा है, और इस पर इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, पानी का बहुत सारा दबाव पड़ा हुआ है ना, बहुत सारा दबाव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है। तो दबाव पड़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस होती है वो ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है, मतलब प्रेशर यदि बढ़ेगा, है ना, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी उसकी विलेयता बढ़ेगी। तो विलेयता जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर, ब्लड क्या है हमारा, विलायक है, और उसके अंदर कौन सी गैस विलेय है, ऑक्सीजन विलेय है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा विलेय हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा विलेय हो जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, विलेय हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो गोताखोर जब ये बाहर आता है ना, जब ये बाहर आता है, पानी के बाहर आता है, बाहर आएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, ऑक्सीजन बाहर निकलती तो एक दर्द होता है बॉडी के अंदर, है ना, उसकी बॉडी के अंदर दर्द होता है ना। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण यूज़ करते हैं। इनको पीछे एक सिलेंडर दिया जाता है ना, यहाँ पर सिलेंडर होता है, पानी में तैरते हैं, तो सिलेंडर के अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस भर दी जाती है। अब हीलियम क्या होता है, हल्की गैस होती है, अभी हमने देखा कि हीलियम क्या होती है, जल में बहुत कम सोल्यूबल है ना, तो वो बहुत कम घुलती है, तो हीलियम और इसका मिक्सचर दे दिया जाता है ना, जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो है पहाड़ों पर जो जाते हैं, है ना, पर्वतारोही, पहाड़ों पर पर्वतारोही, पहाड़ों पर पर्वतारोही के श्वास लेने में कठिनाई होती है ना, कठिनाई होती है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आप
बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ पर जाओगे, हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पर चल, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चलेगा, तो वहाँ पर क्या है, दबाव कम है, हवा का दबाव बहुत कम है। अब हमारे यहाँ पर हम जब रहते हैं, हमारी बॉडी यहाँ पर बनी हुई कि जितना प्रेशर हमें मिलता है उसमें हमारी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आसानी से घुल जाती है। लेकिन हमारे जैसे लोग है ना, जो इतने ऊंचे पहाड़ पर चल जाए है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, ब्लड में घुलना कम हो जाएगी। ब्लड में जैसे ऑक्सीजन कम घुलना होती है ना, व्यक्ति को चक्कर आना, घबराहट होना या अपने होश खो बैठता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, तो 3 इसके यूजेज हैं, है ना। इसको मैं आपको सेंड कर दूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, तो कुछ खट्टी मिट्टी बातों के साथ में हमारा ये चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन विलियन, ये इसका लास्ट लेक्चर एंड होता है। और हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमने क्या क्या इसमें सीखा है उस पर हम डिस्कस करने के लिए एक लेक्चर और बना सकते हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, है ना, उसको ज़रूर आप अटेंड करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।